सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, इसके 7 पॉइंट दिए हुए हैं। ये सातों के सातों पॉइंट मैं आपको 1 मिनट के अंदर लर्न करवा दूंगा। मैंने 1 घंटा गाड़ी जो कि कचरा कलेक्ट करती है गाड़ी, उसका मैंने एक स्टोरी बनाया है जिसके मदद से आपको सातों के सातों पॉइंट 1 मिनट के अंदर लर्न हो जाएगा। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। पर ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बाद, ये 7 पॉइंट एक्सप्लेनेशन के बाद मैं आपको बताऊंगा। नाउ जैसे ही ये क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स डायरेक्टली 1 2 3 4 शुरू करते हैं। बेटा ऐसा मत करो, मैं कॉलेज टॉपर और यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर की हैसियत से बोल रहा हूँ। जब सिग्निफिकेंस आया तो आप क्या करना, आप थोड़ा सा ए मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल, बी मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, सी सिग्निफिकेंस, ऐसे शुरू करना। सिंपल सा है। प्रिंसिपल क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? वो प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट फॉलो करता है फॉर टेकिंग, बिफोर टेकिंग डिसीजन एंड बिहेवियर। आप प्रिंसिपल जो फॉलो करते हो उससे आपको डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर में मदद मिलेगी। और सी आपका होगा सिग्निफिकेंस, मतलब आपने सिग्निफिकेंस में 2 लाइन मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल और सी सिग्निफिकेंस, फिर 1 2 3 4 विद एग्जांपल दिया, तो आपको 4 मार्क का ये आना चाहिए। आपको 4 में से 4 वो पूरा दे देगा। तो अभी हम शुरू करते हैं एक एक करके। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। अभी द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रिंसिपल्स है हेनरी फेयल के 14 है, FW टेलर के अपने प्रिंसिपल्स है। ये स्टडी ऑफ प्रिंसिपल क्या बोलता है? जैसे कि यूनिटी ऑफ कमांड, कि देयर मस्ट बी वन बॉस, या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, आप 10 प्लान बनाओ बट इंप्लीमेंट एक करो। आप 10 के 10 प्लान इंप्लीमेंट करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। इट फर्दर हेल्प्स द मैनेजर टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम एंड हैंडल सिचुएशंस। सी सिंपल सी बात है, आप जब प्रिंसिपल स्टडी करते हो, प्रिंसिपल के अलग अलग डायमेंशन है, आपको नॉलेज आता है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम चल रहा है उसका आप सोल्यूशन दे सकते हो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर देन आउटकम ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वेरी प्रोफेशनल पीपल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 100 साल पहले प्रोडक्शन में, 100 सवा 100 साल पहले प्रोडक्शन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं था। लेकिन जब हार्ले डेविडसन 1901 को शुरू हुआ, फर्स्ट एरोप्लेन 17 दिसंबर 1903 को लॉन्च हुआ, फोर्ड 1903 को शुरू हुआ, आपका मर्सिडीज बेंज 1886 को शुरू हुआ, तो प्रोडक्शन को इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हो गया। और लोगों ने जब अनुभव किए, जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसके वजह से एक्सपेरिमेंट किए गए, कारण पता चला, नतीजा पता चला, और फिर प्रिंसिपल्स बने। बेटा प्रिंसिपल्स ऐसे ही नहीं बने हैं, वो 100 सालों से, 100 साल पहले जो लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, नतीजे निकाले, उसके दम पर प्रिंसिपल्स बनाए। सो आपको प्रिंसिपल आपको गाइड करेंगे फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग से पहले आपको इनसाइट रहेगा कि आपको 10 प्लान एक साथ इंप्लीमेंट नहीं करना है। आप भले ही 10 प्लान बनाओ, आप पढ़ाई का दिन का प्लान बनाओगे, आपने 5 प्लान बनाए, आप पांचों इंप्लीमेंट एक साथ नहीं करोगे। आप एक प्लान बनाओ, आपको सवेरे से रात तक क्या करना है वो प्लान इंप्लीमेंट करो, या आप सवेरे से रात तक क्या करना है ऐसे 4 अलग अलग प्लान बनाओ। सबसे बेस्ट जो आपको लगता है वो आप इंप्लीमेंट करो, लेकिन चारों एक साथ मत करो। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फेयल का दिया हुआ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है। तो ये कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करता है कि आप इंप्लीमेंट एक प्लान करो। ठीक है। दूसरा, हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और सी पहले तो ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट का मतलब समझो। ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में आते हैं। जब आपको उनसे काम करवा के लेना है उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज होते हैं, मैन, मनी, मशीन, ठीक है ना, मटेरियल्स, ये सब रिसोर्सेज होते हैं। तो आपको एक समझना पड़ेगा, एक प्रिंसिपल बहुत क्लियर है जिसमें FW टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल, आप वर्कर्स को हायर करो, जो जिसमें स्किल्ड है उसको ट्रेनिंग दो, फिर काम में लगा। इससे क्या होगा कि जो वर्कर अनट्रेन्ड है या अनस्किल्ड है या सेमी स्किल्ड है, उसका जो आउटपुट आएगा उसके ऑपोजिट जो स्किल्ड वर्कर है, ट्रेंड वर्कर है, उसका ऑपोजिट आएगा, अलग आएगा। एक सादा एयर होस्टेस का ट्रेनिंग के लिए 8 से 10 महीने आपको ट्रेन किया जाता है, फिर आप प्लेन में जाके फ्लाई करोगे। तब तक 8-10 महीने आपको सिर्फ ट्रेन किया जाता है कैसे
क्लाइंट्स, कस्टमर, पैसेंजर्स को हैंडल किया जाए, ये सब बाकायदा ट्रेनिंग, तो आपके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। जैसे एक वर्कर को आपने काम पे लगा दिया, वो डिफेक्टिव ज्यादा पीसेस निकालेगा क्योंकि वो ट्रेन नहीं है। डायमंड इंडस्ट्री में एक वर्कर को ट्रेन करने का खर्चा 10 लाख रुपए आता है। आपने ट्रेनिंग नहीं दिया तो आप करोड़ों में घाटा खाओगे, क्योंकि डायमंड एक बार डैमेज हो गया तो आप कैसे ठीक करोगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि डिसिप्लिन और हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट ऑलवेज यूजेस टेक्निक और प्रिंसिपल्स। अभी जैसे डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन एक रिस्पेक्ट है फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑर्गेनाइजेशन ने डिसिप्लिन नहीं रखा, कोई भी एम्प्लॉय कोई भी टाइम में आएगा, कोई भी टाइम में जाएगा, एक सिंपल सा है। और ये भी है कि आप दारू पी के नहीं आ सकते कंपनी में। बॉश कंपनी में हुआ था नासिक में, कुछ लोग आए थे, कंपनी ने हकाल दिया था उनको, नहीं लिया था वापस। नाउ आप चेक करो, कोई भी एम्प्लॉय दारू पी के नहीं आएगा क्योंकि उनको पता है कंपनी हकाल देगी। तो डिसिप्लिन मेंटेन्ड है, उनको पगार भी अच्छा दिया जाता है, तो कंपनी प्रिंसिपल्स के हिसाब से जारी है। वैसे भी बॉश बहुत एथिकल कंपनी है, ठीक है। सो अब जैसे फॉर एग्जांपल यूज ऑफ स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरीज। आप आजकल देखो, आप लैपटॉप देखो, आपके मोबाइल में देखो, छोटे छोटे अंदर जो स्क्रूज होंगे आप स्टैंडर्डाइज किया है। आप 10 अलग अलग साइजेस के स्क्रू करोगे तो बाद में सर्विसिंग में प्रॉब्लम होता है। उसके बजाय ये लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज कर दिया है, 3-4 स्क्रू, उसको खोलने के लिए भी आसानी होती है। सो इससे रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। आप टोयोटा और फोर्ड की कार को सर्विसिंग करने लेके जाओ, जो ऑयल निकाल के चेंज करते हैं ना, टोयोटा नीचे से एक स्क्रू निकाला, मस्त ड्रेन होता है और आसान होता है। फोर्ड थोड़ा दिक्कत होता है। सो रिसोर्सेज का अच्छे तरीके, इसलिए टोयोटा तो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन सिस्टम जिसका माना जाता है वो टोयोटा का माना जाता है। तीसरा, साइंटिफिक डिसीजंस। इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अ साइंटिफिक डिसीजन मींस सिस्टमेटिक और बैलेंस। आप बिना बैलेंस किए हुए डिसीजन लोगे तो नुकसान होने का चांस ज्यादा है, ठीक है। Principals train the managers to handle critical situation tactfully, otherwise the managers have to work always with trial and error method. अब क्या होता है, अभी सपोजिटली आपका एक कार डीलरशिप है, एक आदमी सर्विसिंग में आया, सर्विसिंग ठीक से नहीं हुआ है, वो झगड़ा कर रहा है। अब सर्विस मैनेजर को ट्रेन किया जाता है कि जाके बात करें कि कुछ दिक्कत है सर, आपके पार्ट में प्रॉब्लम है, हम आपको फ्री रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा, सर्विस मैनेजर भी झगड़ा करेगा तो वो कस्टमर जिंदगी में वापस नहीं आएगा। आप 5 स्टार होटल में चले जाओ, ठीक है, भले ही आपकी गलती हो, लेकिन ताज या जो भी होटल है ना, वो बोलेगा कोई बात नहीं सर, ये हमारे साइड से कमी हुई होगी। सो ये लोग, कस्टमर इज ऑलवेज द किंग, कस्टमर इज नेवर रॉन्ग ट्रीट करते हैं, भले ही कस्टमर की गलती हो। विद द यूज ऑफ वेरियस मैनेज, अच्छा फॉर एग्जांपल वाईफाई चल रहा है आपका, आपको आपने गलत बटन दबा दिया, तो आपको दिक्कत हो गया, फिर आप वाईफाई वालों को ही चिल्ला रहे हैं। यदि वो जेन्युइनली कस्टमर फ्रेंडली होगा तो बोलेगा सॉरी सर, हमारे इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम होगा, हम आपको गाइड कर दिए रहते हैं, बाद में कस्टमर खुश, जबकि गलती कस्टमर की है। तो ये लोग ट्रेन करते हैं एम्प्लॉयज को मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के आधारित पर कि आप डिसीजन लो भविष्य का सोच के। मैं अमेजन का लेता हूँ, अमेजन का 1-2 जगह मुझे प्रॉब्लम आया था प्रोडक्ट का, मैंने उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। उन्होंने मुझे बोला सर आप हमारे लॉयल कस्टमर से इतने साल से, हमारे प्रोडक्ट में गलती होगा, हम आपको बिकॉज ये प्रोडक्ट है पुराना है, थोड़ा रिप्लेस तो नहीं कर सकते, ये प्रोडक्ट आप रख लीजिए, हम आपको रिफंड करते हैं और आप चाहो तो फिर से नया प्रोडक्ट ऑर्डर कर दो। मैंने कहा नहीं, मुझे रिफंड नहीं चाहिए, आप प्रोडक्ट वापस ले लो। उन्होंने सर सिंस ये पुराना हो गया, प्रोडक्ट आप रख लो, बट इसका पूरा कैश रिफंड हम आपको कर रहे हैं क्योंकि आपको प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने बोला मैं यूज़ नहीं करूँगा। उन्होंने बोला आप यूज़ भी कर सकते, नहीं भी कर सकते, कोई बात नहीं, बट हम आपको फुल रिफंड दे रहे हैं। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि जेन्युइन प्रोडक्ट में प्रॉब्लम था, अमेजन ने स्वीकारा और बोलते ना रिफंड भी किया पूरा, ठीक है, मैंने इस्तेमाल नहीं किया, बात की बात है, बट व्हाट आई मीन टू टेल यू कि दे आर साइंटिफिकली ट्रेंड। उनको 1 साल नहीं 50 साल धंधा करना है। अरे कोलगेट कंपनी 200 साल पुरानी कंपनी है, फोर्ड ये सब 100 125 साल कंपनीज है। तो आप जब डिसीजन लेते हो आपको लॉन्ग टर्म सोचना होगा। चौथा, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, दे आर डेवलप्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हैंडलिंग रिसोर्सेज। सी कंपनी में रिसोर्सेज होते हैं, अभी आप रिसोर्सेज का वेस्ट यदि करते हो तो लॉस किसको होता है? कंपनी को। सो एक प्रकार का क्वालिटी प्रोडक्ट्स लाने के लिए, ठीक है ना, जो सिचुएशंस है आपको क्लियरली प्रिंसिपली ट्रेन किया जाता है कि आप फेयर रेम्यूनरेशन दो। अच्छा, एक कंपनी है एप्पल, जो कंपनी है उसके 3 मैन्युफैक्चरर्स है, खुद एप्पल नहीं बनाता, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन। विस्ट्रॉन पहले आया था इंडिया में एप्पल बनाने के लिए। एप्पल आईफोन अभी इधर बनता है, वर्ल्ड का 7% एप्पल का प्रोडक्शन इंडिया में बनता है, 93 चाइना में बनता है और इंडिया में बढ़ रहा है। पर विस्ट्रॉन कंपनी को एक प्रॉब्लम आया था, लेबर लोगों ने स्ट्राइक कर दिया था पगार के मामले में और कंपनी में तोड़फोड़ हुआ था, 450 करोड़ का घाटा हुआ था। और सिंपल सा है, प्रॉब्लम वाज फेयर रेम्यूनरेशन। ठीक है, फेयर कंपटीशन नहीं, फेयर रेम्यूनरेशन। और वातावरण भी बड़ा अजीब था वहाँ का। सी, आप एम्प्लॉय से ओवर टाइम जब करवाते हो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आप एम्प्लॉय को टाइमली पगार देना। इंडिया के फैक्ट्रीज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ट्रेड यूनियंस एक्ट सब है और आपको इंडियन एक्ट फॉलो भी करने होंगे। सो विस्ट्रॉन आज कंपनी बंद करके वो बेच रहा है, टाटास खरीदने वाले हैं विस्ट्रॉन को इंडिया में। तो बोलने का तात्पर्य एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक और, SRK, शाहरुख खान ने श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट सूरत में, उन्होंने एम्प्लॉयज को जैसे घर दिए, कार दिए बोनस के तौर पर। अब एक एम्प्लॉय 20 साल हफ्ता भरेगा, EMI भरेगा घर का, उसको रेडीमेड घर दिया जाए, सोचो वो कितना फेथफुल, वफादार होगा कंपनी के प्रति। तो ये कंपनी ने अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा। जैसे गूगल में कोई एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके वाइफ को आई थिंक 10 या 20 साल तक 50% ऑफ सैलरी दिया जाता है और बच्चों का एजुकेशन टिल द एज ऑफ 18 कंपनी संभालती है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, 8 आवर्स का जो वर्क है, 1918 से पहले 8 आवर्स का वर्क का सिस्टम ही नहीं था, वर्कर्स को गधे की तरह काम कराया जाता। आपको प्राउड होगा, टाटा स्टील वर्ल्ड की पहली कंपनी जिसने 8 आवर वर्क शुरू किया, ये देखकर फोर्ड ने भी शुरू कर दिया था। सो उसके बाद वर्ल्ड में 8 आवर्स का ये जो शिफ्ट है शुरू हुआ है। तो वर्कर को भी इंसान समझा गया टाटाज ने। और मेरा तो फेवरेट है टाटा, स्टारबक्स, ताज, TCS, टेल, अभी तो टाटा मोटर्स, सबके मालिक कौन है? ताज ग्रुप। नेक्स्ट, एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आज के तारीख में 20 से 30% रिसर्च में, सोनी कंपनी 6 से 10%, एप्पल कम से कम 10 से 15%। आप रिसर्च, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डायनेमिक इन नेचर है। नोकिया कंपनी आपके मोबाइल जो एंड्रॉयड अडॉप्ट नहीं किया, बंद हो गई, जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी थी मार्केट से आउट हो गई। 2001, 2, 3, 4 जो है सैमसंग गरीब कंपनी माना जाता था, आज सैमसंग वर्ल्ड के टॉप 5 में, टॉप 3 में आ गए, ऐसे बोल सकते हो आप। सो ओवर द ईयर्स, बोलते ना, विद द चेंजेस इन द बिजनेस वर्ल्ड, वक्त बदला है और आज के तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट जो चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट अडॉप्ट्स न्यू ट्रेंड्स ऑफ वर्किंग प्लेस ऑटोमेटिकली, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक जैसे ड्रोन का सिमुलेटर है, उसको दुश्मन को मार के ही वापस आने के प्रोग्राम किया। अब दिक्कत ये हो गया कि जो प्रोग्रामर है, सिमुलेशन जो किया, ड्रोन को ऐसे भेजा, एक कुछ तो गड़बड़ी हो गया। वो आर्टिफिशियल जो ड्रोन है उसने सिमुलेटर जिसने बनाया, जो बैठा था कंट्रोल कर रहा था, उसको ही आके उड़ा दिया। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे भी होंगे, लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर वेरी क्लियर। जैसे चैट GPT आया है, सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अनुसार एक वर्कर को साइंटिफिकली ट्रेनिंग दो, ठीक है, पहले तो साइंटिफिकली सेलेक्ट करो, जो जिसमें स्किल्ड है वहां पे सेलेक्ट करो, उसको ट्रेनिंग दो और फिर काम पे लगाओ और अच्छा पगार दो, आपको आउटपुट तो बेस्ट मिलना ही है। ठीक है, अभी एप्पल कंपनी का पिछले वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट में क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर इसका पिछला जो वीडियो था उसमें। तो एप्पल बॉम्बे में जो 18 अप्रैल को शुरू हुआ, खुद एप्पल का स्टोर, वो 1 लाख रुपए सैलरी दे रहा है एक एम्प्लॉय को। कौन एम्प्लॉय छोड़ेगा?
इंजीनियर, एमबीएस, ये सब है। और कुछ तो जॉब टीचिंग या झाड़ू मारने वाले जॉब जिसका पेमेंट 8,000 है। कुछ पीएचडीज, मध्य प्रदेश या कहीं का स्टोरी है, 8,000 मिल रहा था और पीएचडीज अप्लाई कर रहे थे। इतना बुरा हाल है। पीएचडी जिसको जॉब नहीं है, पीएचडी डॉक्टर नाम के पहले लगता है, वो 8 से 15,000 झाड़ू मारने का या क्लर्क का काम तक करने के लिए तैयार है, बेरोजगारी रही तो। सो आर&डी डिपार्टमेंट को काम करना ही होता है। नेक्स्ट, हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें हेनरी फेल का एक प्रिंसिपल है ऑर्डर, कि हर चीज की सही जगह होती है। और बोलते हैं ना, एवरीथिंग मस्ट बी इन इट्स प्रॉपर प्लेस, देयर मस्ट बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग मस्ट बी इन इट्स प्रॉपर प्लेस। तो इससे क्या होता है, आप ठीक से कोऑर्डिनेशन कर पाओगे, ठीक है ना। तो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। चैलेंजिंग बहुत है, क्योंकि आप देखो कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट को साथ में लेके चल रहा है, उसमें मैनेजर्स, उसमें ईगोस। मैं एक जगह कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ले रहा था, तो एचओडीज थे उस डिपार्टमेंट के। तो एक एचओडी ने मुझे एक स्टोरी बताया। एक जनरल मैनेजर, एक सेल्स मैनेजर। जनरल, एक उनका कुछ तो कॉन्फ्रेंस था, तो जनरल मैनेजर ने सेल्स मैनेजर को बोला कि चाय मेरे तरफ पास कीजिएगा, थोड़ा टेबल में था। सेल्स मैनेजर का ईगो इतना हट होगा कि मुझे कैसे बोला। सेल्स मैनेजर ने अगले दिन रेजिग्नेशन दे दिया, और ये ट्रू स्टोरी है। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि कोऑर्डिनेशन मैनेजर्स के बीच में जो हाई रैंकिंग है उधर भी दिक्कत आता है, एग्जीक्यूटिव के बीच में कभी कभार ग्रुपिज्म हो जाता है, ठीक है। सो बहुत डिफिकल्ट है मैनेजर को कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में। तो उसको कंट्रोल भी रखना है, परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज भी रखना है, ठीक है। और मारुति कंपनी में बहुत साल पहले स्ट्राइक हो गया था, ठीक है, वर्कर्स नाराज थे। लेकिन जब स्ट्राइक का उग्र रूप लिया तो उन्होंने एक एचआर के आदमी को मार दिया, और आज मारुति बहुत बोलते ना सेंसिटिव हो गया है। तो अभी नेक्स्ट क्या हुआ, पिछले साल की बात है, वर्कर्स ने पगार बढ़ाने की बात की, मैनेजमेंट दोनों साथ में आए, कलेक्टिव बार्गेनिंग बोलते हैं, डिस्कशन हुआ, विदाउट स्ट्राइक, विदाउट झगड़ा फाइनलाइज हुआ, दोनों ने एक्सेप्ट किया। और मारुति ने बोला, सिंस बिना झगड़ा शांति से हुआ, हम आपको इस महीना 4,000 रुपया, वैसे तो जो बढ़ा हुआ है लेकिन एक्स्ट्रा में हम आपको 4,000 देंगे। सो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। अभी मारुति कंपनी में देयर इज नो स्ट्राइक। बहुत सारे कंपनीज है, बजाज में 3 लोग मरे थे। सो आपको कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल प्रिंसिपल्स के आधारित में करना पड़ेगा, और प्रिंसिपल्स को फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। कभी कभार रेम्यूनरेशन ज्यादा भी देना पड़ेगा, और कभी कभार आपको रेम्यूनरेशन डाउन है, धंधा तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, देखो धंधा डाउन है, हम हकाल तो नहीं रहे, लेकिन आपका सैलरी कम कर रहे हैं, हम खुद अपना सैलरी कम कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। आप आपको सेकेंड चैप्टर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। हर चीज में गोल्स है, तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। आप अच्छा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में फर्क देखो। आप एग्जाम के बाहर आए, आपको 90% मिला, या रिजल्ट 90% मिला, ऑब्जेक्टिव अप्रोच। चेकिंग ठीक से नहीं हुआ, कॉलेज अच्छा नहीं था, यहाँ पे मैं जाने का सोच रहा हूँ, जनरल डिस्कशन को सब्जेक्टिव बोलते हैं। तो मैनेजर्स कैन आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना। इसलिए तो रिलायंस देखो मेट्रो मॉल को खरीदा 4,500 करोड़ में, तो उनको पता है। और टाटाज ने 5 लाख 5.5 लाख करोड़ के प्लेन्स ऑर्डर किए, करीबन 450, कुछ आधे बोइंग, आधे एयरबस को। सो इनको पता है कि इंडिया में एयर ट्रैवल बढ़ना ही है। टीयर 2 सिटीज जैसे नासिक है, सब जगह एयरपोर्ट्स आ चुके हैं, ओझर में आ चुका, और पहले फ्लाइट सिर्फ नासिक मुंबई, अभी नासिक से हैदराबाद, नासिक दिल्ली, नासिक बैंगलोर, और आपका फेवरेट नासिक गोवा भी शुरू हो चुका, नासिक बेलगाम, और इंदौर, नासिक इंदौर, सब जगह बढ़ते जा रहा है, और इससे कम तो होना नहीं है। तो आजकल बोलते हैं ना, सारे कंपनीज प्लेन बढ़ाने के चक्कर में है, क्योंकि उनको पता है एयर ट्रैवल इंडिया में बहुत ज़बरदस्त बढ़ने वाला है। तो ये कितने पॉइंट्स थे, 7। अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये सातों के सातों पॉइंट्स लर्न कराने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। अभी आप सोचो, आप बालकनी में खड़े हो, ठीक है ना। जो घर की मैनेजर है, हाउसवाइफ, उसके साइट में और बालकनी में आती है एक घंटा गाड़ी। नासिक में कचरा जो कलेक्ट करती है गाड़ी, उसको घंटा गाड़ी बोलते हैं। सो एक
हाउसवाइफ है, वो घर की मैनेजर है, उसके साइट में एक घंटा गाड़ी आती है, ठीक है, ये घंटा गाड़ी का एक फोटो। सो पॉइंट नंबर 1 क्या है, एक हाउसवाइफ है, बालकनी, वो घर की मैनेजर है, बालकनी में खड़ी हुई है, उसके साइट, साइट मतलब आपका इनसाइट हो गया, ये इनसाइट, घर की मैनेजर है तो आप पूरा लिख पाओगे, प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर। उनके जो हाउसवाइफ है, जो घर की मैनेजर है, उनके साइट में बाहर एक घंटा गाड़ी आती है। तो जैसे आती है तो गाड़ी हेल्प जैसे आती है, वो हाउसवाइफ अपने घर का जो रिसोर्सेज है, जो जो कचरा है, वो उस घंटा गाड़ी में लेके जाती है। अच्छा, ये जो घंटा गाड़ी है, इसको बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज किया है म्यूनसिपैलिटी ने। कैसे? अब ब्लू और ग्रीन ऐसे दो है, आप देखोगे ना, ब्लू ड्राई वेस्ट है और ग्रीन वेट वेस्ट है। सो ऐसा सोचो, एक हाउसवाइफ है, बालकनी में खड़ी है, घर की मैनेजर है, उसको साइड में घंटा गाड़ी दिखता है। वो ऐसा भी आप सोच सकते हो, आप स्टोरी को तो मॉडिफाई अपने हिसाब से कर सकते हो। वो जाती है रूम में, वो डिसीजन लेती है, ऐसे भी सोचो, हाउसवाइफ डिसीजन लेती है वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट को अलग करना, और लेके जाती है घंटा गाड़ी में, घंटा गाड़ी की तरफ, जहाँ पे घंटा गाड़ी वालों ने जो रिसोर्सेज है गाड़ी का उसको दो भाग में बांटा है, वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट। और आपको ये भी बता दूं, इंडिया में इंदौर लगातार 6वें साल क्लीनेस्ट सिटी माना गया है। उनका जो वेट वेस्ट मैनेजमेंट है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंपोस्ट तैयार होता है, वो आई थिंक 72 कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है। इंदौर, इंडिया का इंदौर नंबर 1 क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। तो वापस से एक बार, एक बालकनी में एक हाउसवाइफ है, उसके साइट में घंटा गाड़ी आती है, वो रूम में जाती है या किचन में जाती है, रिसोर्सेज को ऑप्टिमम इस्तेमाल करती है। ऐसे सोचो कैसे इस्तेमाल करती है, वो डिसीजन लेती है ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को। अभी वो लेके जाती है घंटा गाड़ी में। अभी ये मैंने स्टोरी बनाया था कोविड के टाइम में, तभी सोशल डिस्टेंसिंग रख के आप कचरा देते थे। सो लोग भी जब वो बाहर जाती है तो लोगों की लाइन रहते हैं, लोग अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और लाइन में खड़े रहते हैं। वापिस से एक बार, एक एक औरत रहती है, जो हाउसवाइफ है, घर की मैनेजर है, उसके साइड में घंटा गाड़ी आती है, वो जाती है किचन में, किचन में जाके वो रिसोर्सेज का एफिशिएंटली इस्तेमाल करती है और डिसीजन लेती है ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को अलग करना। फिर वो जाती है घंटा गाड़ी की तरफ, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लोग लाइन में खड़े हुए हैं, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। अब जो म्यूनसिपाल्टी है, वो खुश हो जाता है देख के, वो सोचता है कि कचरा तो आ रहा है, लेकिन क्यों ना स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कि ये कचरे का क्या किया जाए, ठीक है। वापस से पॉइंट नंबर 1, एक हाउसवाइफ रहती है, बालकनी में खड़ी रहती है, घर की मैनेजर रहती है, उसके साइड में एक गाड़ी आती है, घंटा गाड़ी, वो अपने रूम किचन में जाती है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करती है, डिसीजन लेती है, ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट बाहर जाती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। अब म्यूनसिपालिटी भी सोचता है इस कचरे को इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, वो स्कूल के सिलेबस में गवर्नमेंट को रेकमेंड करता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए। अभी जैसे ही बच्चे लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, तो उनको एक आइडिया मिलता है, किसको? म्यूनसिपालिटी को। तो वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है सारा का सारा जो लेसन मिला है उसको, और कोऑर्डिनेट करने के बाद वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच अपनाता है म्यूनसिपालिटी, और इस कचरे को ऑब्जेक्टिव के रूप में हीट फ्यूल पावर के रूप में कन्वर्ट करता है। लास्ट रिवाइज, एक हाउसवाइफ है, बालकनी में है, घर की मैनेजर है, उसको साइट में एक गाड़ी आती है, प्रोवाइड इनसाइट टू मैनेजर्स, वो रूम में जाती है, किचन में जाती है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करती है, ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट का डिसीजन लेती है, जाती है बाहर, लोग लाइन में है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करके। म्यूनसिपालिटी गवर्नमेंट को रेकमेंड करता है कि बच्चों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराया जाए, बच्चे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते, उनको आइडिया आता है, वो लोग म्यूनसिपालिटी को, वो लोग कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करते हैं कचरे को, फिर एक ऐसे जगह पे लेके जाते हैं, नासिक में अंबड़ के साइड में है, जहाँ पे उस कचरे को ऑब्जेक्टिव अप्रोच के रूप में कन्वर्ट करते हैं इनटू हीट पावर एंड फ्यूल।
तो ये थे आपके 60 पॉइंट्स। आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनको भी आसानी हो सके लर्न करने में। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। आपको कोई कमेंट होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, कोई वीडियो चाहिए तो हम दे देंगे। लेकिन उसके लिए बेस्ट आप क्या करो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको OCSP इको इंग्लिश के प्लेलिस्ट मिलेंगे, जिसको क्लिक करके आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।